कश्मीर में तकरीबन 2 साल के सियासी तातुल के बाद नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता रोज एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। 3.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादले ख्याल किया गया। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले जम्मू कश्मीर के लीडरों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। ज्यादातर लीडरों ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने और असेंबली इलेक्शन कराने की मांग की। खुसूसी दर्जे की बहाली का मौजू भी मीटिंग में उठाया गया, जिस पर कहा गया कि यह मामला अभी अदालत में ज़ेर समाअत है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा मौजूद थे। मीटिंग में 8 सियासी पार्टियों के 14 लीडरान शामिल हुए। वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन फराहम करने वाली आइन की दफा 370 को मनसूख कर दिया गया था। साथ ही रियासत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया गया था। मरकजी हुकूमत के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी अमल जमूद का शिकार हो गया था। जम्मू कश्मीर पर मीटिंग के बाद PM मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में हम्मा जहद तरक्की की जानिब अहम कदम है। हमारी तरजीह जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जड़ मजबूत करना है। PM मोदी ने कहा, तेजी के साथ हदबंदी का अमल पूरा होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव का इनेकाद हो सके, ताकि जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया जा सके। ट्वीट करते हुए PM मोदी ने यह भी कहा कि हमें जम्मू कश्मीर के लीडरों से बातचीत में कहा कि अवाम और बिलखसूस नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। नौजवानों को सियासी क़यादत में आना चाहिए, लोगों की ख्वाहिशात की तकमील को यकीनी बनाना चाहिए। वहीं मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर के लीडरों ने अपने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि 5 अगस्त के फैसले को कबूल नहीं कर सकते। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी उनकी आवाज में आवाज मिलाई और 370 की बहाली की बात की। मीटिंग के बाद गुलाम नबी आजाद, सईद अल्ताफ बुखारी समेत दीगर लीडरों ने अपने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने कहा, PM मोदी ने जम्मू कश्मीर में तरक्की का यकीन दिलाया है। आज जो मीटिंग हुई और हम तीनों ने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात की है, बहुत सारी चीजें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिसॉल्व हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे। तो हम लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए, BDC DDC इलेक्शन हो गए और अभी शांति भी है, सीज फायर भी है, बॉर्डर भी शांत है। तो इससे ज्यादा कोई अनुकूल समय नहीं हो सकता स्टेटहुड ग्रांट करने के लिए। 370-35 से जिस तरीके से हटाया गया, दुख तो हुआ, उसकी शिकायत तो जरूर की लोगों ने, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में है उसका तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा ही वांटेड टू हियर द पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोगों के नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा मैंने बहुत जल्दी इसको किया होता, लेकिन चूंकि कोविड था, कोविड करके नहीं कर सके पहले। और उन्होंने कहा जूं ये डिलिमिटेशन की प्रोसेस में सब लोग पार्टिसिपेट करिए, उसके बाद दूसरा फेज होगा इलेक्शन का। About that, but it was, as Beg Saab said, held in a very cordial manner, and I think there was a lot of emotional bonding, given what has happened in the last 2 years, and we came out quite positive that hopefully there will be some delivery for the people of JNK in the medium run and also in the short run. What about the future? What did the Prime Minister say, sir? Well, the Prime Minister, whatever he said is... जम्मू कश्मीर के सभी आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे, जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल
स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया। हमारी जमात, जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे। हमने तो अपनी पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को और सबको कहा कि जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान की तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मीटिंग हो चुकी है, रद्द-ए-अमल आ चुका है, तो इस मीटिंग के साथ ही जम्मू कश्मीर में अब पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो चुका है। मोनाज, आपको बता दें कि ये मीटिंग कल 3.5 घंटे चली, जिसमें माना जा रहा है कि हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिला और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ये कहा गया कि वो दिल्ली और दिल की दोनों की दूरी घटाना चाहते हैं। वैसे में जाहिर तौर पर एक बड़ी पहल थी जिसमें सभी बड़े लीडर्स शामिल हुए जम्मू कश्मीर से, और वहीं सेंटर से इसमें होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, NSA अजीत डोभाल और बाकी आला अधिकारी शामिल हुए। माना जा रहा है कि इसके बाद, इस मीटिंग के बाद अब जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो जल्द शुरू होगा। और कल की मीटिंग में साफ कर दिया गया था कि डिलिमिटेशन प्रोसेस खत्म होने के तुरंत बाद ही इलेक्शंस वहां पर कराए जाएंगे। और सरकार भी ये मानती है, केंद्र सरकार भी ये मानती है कि इलेक्शंस कराना एक प्रायोरिटी है। जैसे वहां पर DDC इलेक्शंस कामयाबी से कराए गए, वैसे ही अब वहां पर असेंबली इलेक्शंस भी कराना जो है वो प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन उसके लिए पहले डिलिमिटेशन खत्म होना चाहिए। और वहीं साथ ही साथ PM मोदी ने जो बड़ी बातें कही हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी एक की भी जान जाती है तो वो बहुत दुख की बात है। और जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, उनकी सुरक्षा करना इन सबका कलेक्टिव मोटिव होना चाहिए, सभी पार्टीज का, सभी लोगों का। और वहीं साथ ही साथ डेवलपमेंट को लेकर भी बातचीत हुई है। वहीं PM की तरफ से ये भी कहा, लगातार ये कहा जाता रहा है कि जम्मू कश्मीर को जो कमिट किया गया था स्टेटहुड को लेकर, उसकी बात तो कल दोबारा दोहराई गई। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड रहे जो कल की मीटिंग हुई। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिसमें महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला हैं, जिन्होंने मीटिंग के बाद ये बात दोबारा कही कि उन्होंने 35A को लेकर ये मुद्दा फिर से उठाया है। पाकिस्तान की उन्होंने दोबारा बात की महबूबा मुफ्ती ने, लेकिन जाहिर तौर पर सभी को सुना गया। लेकिन आगे कैसे बढ़ना है इसको लेकर एक रोड मैप जरूर तैयार हुआ है। हमारी बात कल रात को सज्जाद लोन से भी हुई थी, वो भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में सबने अपनी बात रखी, जिनका दिल में कुछ अगर गुबार भी था उसको भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा। और PM मोदी ने सबको टाइम दिया, सबको वक्त दिया, सबकी बात सुनी, जिसके बाद कंसेंसस इस बात पे बना कि कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके। परवेज, मीटिंग हो चुकी है और जिस तरह से समझा जा रहा था कि मीटिंग में इलेक्शन की प्रोसेस की शुरुआत होगी और आखिरकार वही सामने आया। बिल्कुल मुनाजा, जैसा कि हम कल से लगातार बता रहे हैं कि यहाँ जो कश्मीरी आम कश्मीरी हैं वो ज्यादा खुश नहीं है इस मीटिंग के आउटकम से, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद अब 3 साल के बाद ये आइस ब्रेक हो गया है तो कुछ सॉलिड इसमें से निकल के आएगा आर्टिकल 370-35 के हवाले से या स्टेटहुड रिस्टोर कराने के हवाले से। लेकिन वहाँ पे बात चली तो सिर्फ डिलिमिटेशन की और इलेक्शन यहाँ पे कराने की, जिसका लोगों को पहले से अंदाजा था कि वो तो होना ही होगा। तो उसमें कोई नई बात यहाँ के लोगों के लिए नहीं देखी गई है। अगर हम सियासी तज्जिया निगारों की बात करें तो जो हमारी लगातार बात उनसे हुई है तो वो इस जो कल की मीटिंग है इसको बहुत एक मुस्बत कदम मांगते हैं, एक अच्छा कदम मानते हैं कि जो 3 साल में यहाँ पे जो लल आ गया था बीच में पॉलिटिकल पार्टीज और नई दिल्ली के दरमियान, उसको दूर किया गया है। इस मीटिंग की वजह से एक पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत तो बहुत अच्छी तरह से होगी। लेकिन उनका भी ये मानना है कि जो बेसिक मुद्दे हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए था इस मीटिंग में, उन मुद्दों पे बात नहीं हुई। आपने खुद भी सुना होगा कि जब आर्टिकल 370 और 35 के हवाले से यहाँ के कुछ
लीडरान ने बात उठाई थी वहां पे, तो उनको ये कह के चुप कराया गया था कि ये मसला अभी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो इस पे ज्यादा बात नहीं हो सकती है। तो जाहिरन जो यहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज दावा करके गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, बयानात में अपने, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। हमने देखा कि जब बॉडी लैंग्वेज थी लीडर्स की, जब वो मीटिंग के बाहर निकले, कुछ लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज तो बहुत अच्छी थी और काफी पॉजिटिव वाइब्स वो दे रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती की PDP जो सदर जो हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि उनकी बात जो है वो वहाँ पे उन्होंने रखने की कोशिश तो की है, लेकिन उस पर कुछ खास वहाँ पे तवज्जो नहीं दी गई है। तो यहाँ के तज्जियानगारों का ये भी मानना है। तो आज उम्मीद की जा सकती है कि आज ये जो पार्टी लीडरान है ये वापस वादी का रुख करेंगे और यहाँ पे हो सकता है कि ये एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दे और आगे का जो प्लान है, आगे का जो रोड मैप है, इसके हवाले से वो सामने रखें। जी मुनव्वर। बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर के हवाले से वजारत खारजा के तर्जुमान ए बागची का दो टोक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का दाखिली मामला है। जहां तक पड़ोसी मुल्क का ताल्लुक है तो हम पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। इन पड़ोसी ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो साजगार माहौल बनाए और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकना होगा। इसके लिए उसे सख्त कार्रवाई करने और उसकी पुख्ता यकीन दहानी करने की जरूरत है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल ने उमर गौतम के हक में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि उमर गौतम को झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। कानूनी चाराजोई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि कई ऐसे इल्जामात उमर गौतम पर लगाए जा रहे हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं है। दिल्ली के सराय रोहल्ला में बीती रात जबरदस्त सड़क हादसा पेश आया है। क्लस्टर बस फुटपाथ पर बने ट्रैफिक बूथ से टकरा गई है। हादसे में फुटपाथ पर खड़े एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई, जबकि 3 ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें जीवनलाल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हादसे के बाद मौके से ड्राइवर फरार हो गया है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके। शंकर, बहुत बड़ा हादसा पेश आया है, ऐसे में ड्राइवर फरार है और लोग जख्मी है, क्या कुछ हालत जख्मियों की? देखिए, इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 ट्रैफिक पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हुए हैं। दरअसल ये मामला जो है कल देर शाम का मामला है, जब तेज रफ्तार से एक क्लस्टर बस जो है फुटपाथ पर बने हुए ट्रैफिक बूथ से टकरा गई और उसके बाद ट्रैफिक बूथ के अंदर में जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, 3 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, उसके साथ ही जो अन्य लोग आसपास में थे वो घायल हुए हैं, जिसे पास में ही जीवनवाला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस हादसे में ट्रैफिक सर्किल में तैनात जो ASI हैं वो भी और हेड कांस्टेबल ऋषिपाल रोहिणी सर्कल में तैनात किशन कुमार जो बूथ में बैठे हुए थे वो इस हादसे के शिकार हो गए, वो घायल हो गए, उनका इलाज अस्पताल में करवाया जा रहा है। और जिस बकायदा ये हादसा था, इस हादसे को देख करके आसपास के लोग काफी डरे हुए थे। तो कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल जो ड्राइवर है वो फरार है, लेकिन उसकी तलाश की जा रही है और जो घायल पुलिसकर्मी है उनका बयान लेकर इस मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल शंकर, बेहद शुक्रिया आपका। वहीं मुंबई के नाला सुपारा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में 12 से 15 अफराद एक नौजवान की बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये वायरल वीडियो 20 जून का है। मुतासिर नौजवान का नाम अजय मिश्रा है। अजय का किसी बात को लेकर अभिषेक शर्मा नाम के नौजवान से कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। वीडियो की बुनियाद पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अहम मुलजिम जावेद अंसारी और पूजा नलवड़े को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी मुलजिमीन की तलाश जारी है। हमारे नुमाइंदे राजा माइल हमारे साथ जुड़ चुके। राजा, ये पूरा वाकया क्या है? जी, चाल के ज्योति चाल का है, जहाँ पे 12 से 15 वीडियो लड़कों का जो है युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। जी। सबसे बड़ी बात है कि जिन लड़कों ने इस अजय मिश्रा की 21 साल के युवक की पिटाई की थी, उसका वीडियो बनाकर उन्होंने उसके पिता सबाजीत जो मिश्रा है उनके मोबाइल पर वो वीडियो भेजा था पिटाई का, जिसके बाद सबाजीत मिश्रा ने
जो तुलिंग पुलिस स्टेशन में जाकर जो है इस पूरे वीडियो को दिखाकर इस पूरे मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मामला दर्ज कर जो इसमें मुख्य आरोपी है जावेद अंसारी, उसको गिरफ्तार किया है। जावेद अंसारी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और जो उसके साथी जो है महिला मित्र है जो पूजा नलोड़े, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पूजा जो है पेशे से वकील है और वजही में ही वो वकालत करती है। और इस पूरे मामले में जो बाकी आरोपी जो है फरार है, उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने 6 टीम बनाई है। और ये जो पूरा नाला सोपारा परिसर ही जो कहीं ना कहीं क्राइम का एक हब बनता जा रहा है, यहाँ आए दिन कई क्राइम की घटनाएं होती हैं, जिसके लिए जिस पर पुलिस को जो है अंकुश लगाने में काफी जो है तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जी बिल्कुल राजा, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में फिर कोरोना केसों में इजाफा देखा जा रहा है। 7 अजला में ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 9,844 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 197 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 60 लाख हो चुकी है। रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद 1,21,767 है। वाज़ेह कि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के पाए जाने की वजह से लोगों में तशवीश की लहर है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके। वसीम, महाराष्ट्र में कोरोना के हवाले से क्या कुछ अपडेट? देखिए, महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो नंबर्स है कोरोना के मरीजों की कम हो चुकी है, लेकिन जो एहतियात के तौर पर अब भी महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरह से कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। यही एक वजह है कि अभी भी कई जिले हैं जहाँ पे बाकायदा एक लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। साथ ही अभी तक अनलॉक की जो प्रक्रिया है पूरी नहीं की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत लोगों के बीच में ना आए। अगर हम महाराष्ट्र में रिकवरी रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा है 95.93, यानी कि ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकवरी है। और देखते हुए बाकायदा और भी कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर अब भी आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। और साफ तौर पर यही वजह है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की। इस बैठक में बाकायदा कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान खास करके वैक्सीन को लेकर भी चर्चा की गई कि महाराष्ट्र में देखा गया 5 से 6 लाख वैक्सीन रोजाना लग रहे हैं। जो कैपेसिटी है महाराष्ट्र की 10 लाख वैक्सीन लगाने की, उस टारगेट को किस तरह से पहुंचा जाए, इस पे खास करके चर्चा की। साथ ही जो ऑक्सीजन की कमी हमने देखा था पूरे देश भर में थी, महाराष्ट्र में से भी सबसे ज्यादा देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी ही कई राज्यों से उन्हें ऑक्सीजन मंगाना पड़ा। तो ऑक्सीजन की निर्मित किस तरह से हो, उस पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार का टारगेट ये है कि किसी भी तरीके से 3000 मैट्रिक टन जो उत्पादन है वो होना चाहिए महाराष्ट्र में। इसे लेकर बाकायदा एक बैठक की गई ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें न आए। और जिस तरह से देख रहे हैं कि हमने जो कोरोना वायरस है उसके जो रंग रूप है बदलते हुए नजर आ रहे हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट, इसे लेकर भी बाकायदा कई तरह के जो जिले हैं उन पे अलर्ट रखा गया है। इन 7 जिलों के जो जिला अधिकारी हैं उनसे सीएम उद्धव ठाकरे ने बात की। उन जिलों की अगर बात करें तो रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और हिंगोली, ये 7 जिले हैं जिनके जो जिला अधिकारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए उस जिले से किस तरह से मरीजों की संख्या है उस पर चर्चा की गई। और आने वाले दिनों में किस तरह से वैक्सीन को लेकर टेस्ट किए जाएंगे वो भी चर्चा की गई है। साथ ही जिस तरह से दूसरी लहर के बाद जो तीसरी लहर आने की आशंका जताई गई है, उसे देखते हुए अपने शहर या जिले में जो अध्ययन करना चाहिए कि जल्दबाजी ना करे किसी भी तरीके की अनलॉक खोलने के लिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई अब लेवल 1 पे आ चुकी है। इसके बावजूद भी लेवल 3 पे रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से ओपन होने के बाद लोगों की भीड़ सड़कों पे आती है या फिर ट्रेनों में आती है या मॉल में आती है तो उससे भी कोरोना के मरीजों की बढ़ने की शंका साफ तौर पे नजर आ रही है, क्योंकि अब भी खतरा टला नहीं है। तो कोरोना की जो तीसरी लहर है उसे लेकर अब भी आशंका जताई जा रही है, तो इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। और अब बात रिलायंस की 44वें AGM की, जिसमें चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो और गूगल की शराकत से बने नए जियो फोन नेक्स्ट का ऐलान किया। साथ ही मुस्तकबिल में ग्रीन एनर्जी पर जोर देने की बात कही। ओम शांति। कुछ इस तरह से शुरू हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं AGM
सबसे पहले कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को खिराज अकीदत पेश किया गया। उसके बाद चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई अहम ऐलान किए, लेकिन शुरुआत की कंपनी की कमाई से। And financial success since the last AGM have exceeded our expectations despite the pandemic. Throughout the COVID crisis, our Reliance family has risen to the occasion with a sense of purpose and national duty. Every single employee has participated directly or indirectly in the fight against COVID and become a goodwill ambassador of Reliance. हम कंपनी के ऐलान और कमाई के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात वबा के दौरान रिलायंस की जानिब से की गई समाजी खिदमत की। Reliance Foundation launched 5 missions to fight the virus. Mission Oxygen, Mission COVID Infra, Mission Anna Seva, Mission Employee Care and Mission Vaccine Suraksha. मुकेश अंबानी की शुरुआती करीब 5 मिनट की स्पीच के बाद ईशा अंबानी और आकाश अंबानी ने रिलायंस फैमिली के साथ बात की और केयर एंड एम्पैथी पॉलिसी के बारे में बताया। Despite the challenges we have faced, when we look back at the year, we feel humbled and inspired that each and every person in our Reliance family went out of their way to help one another. Who have placed their country first, community next, family third, and self last in this hour of need. They are our real life superheroes. चलिए अब बात करते हैं चेयरमैन मुकेश अंबानी की तरफ से किए गए अहम ऐलानों की, और इसमें सबसे पहला नंबर है जियो फोन नेक्स्ट का। नया स्मार्टफोन जियो और गूगल के फीचर्स और ऐप से लैस होगा। एंड्रॉइड बेस्ड इस स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जियो और गूगल ने मिलकर तैयार किया है। नया स्मार्टफोन आम आदमी की जेब के एतबार से बनाया गया है। ये बेहद किफायती होगा और 10 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी से फरोख्त शुरू होगी। मुकेश अंबानी ने मुल्क को 2G के बगैर और 5G के साथ बनाने को अपना हदफ करार दिया। Jio Phone Next will be available in the market from the auspicious date of Ganesh Chaturthi, 10th September this year. And as you have come to expect from Jio, it is my promise that Jio Phone Next will be by far the most affordable smartphone, not just in India but globally. अब बात फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की। क्लीन एनर्जी की जानिब में मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया। मसलन 2021 में RIL न्यू एनर्जी एंड मटेरियल बिजनेस के लिए 4 गीगा प्लांट लगाए गए। इसके लिए रिलायंस अगले 3 साल में 75 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। 2030 तक रिलायंस 100 गीगावाट सोलार एनर्जी पैदा करेगा। इसका मकसद मुल्क और आलमी सतह पर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। Our new energy and new materials business. I had also announced our 15-year commitment to become net carbon zero by 2035. Today, I am happy to present to you our ambitious strategy and roadmap for implementing this vision. रिलायंस ने जामनगर में धीरूभाई ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू की, जिसकी 5000 गीगावाट की प्रोडक्शन की ताकत होगी। मुकेश अंबानी ने एक बार फिर पीएम के आत्मनिर्भर भारत के मुहिम के साथ होने की बात दोहराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।